जब 111 बाथरूम रोमांस। जीविका और वन्या भी अपने चेहरे पर लगी हल्दी साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। विवेक तो कब से जीविका को हल्दी लगाना चाहता था, इसलिए वह उसे ही ढूंढ रहा था। वहीं यक्षित का भी यही हाल था, वह भी अपनी वाइफी को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वह सबके सामने वन्या को हल्दी नहीं लगा पाया था। अब आगे अने दृष्टि को अपनी गोद में उठाए हुए अपने बेडरूम के वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। दृष्टि अने की गर्दन में अपने दोनों हाथ लपेटकर उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अने आप न सच में दिन ब दिन बहुत बेशरम होते जा रहे हैं। दृष्टि की बातें सुनकर अने उसकी तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए हुए बोला, जान मैंने तो अभी तक बेशर्मी वाला ऐसा कोई काम किया भी नहीं है। एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा बेशर्मी किसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह दृष्टि की तरफ अपनी एक आई विंक कर देता है। दृष्टि तो देखती ही रह जाती है। अने की रोमांटिक बातें अक्सर दृष्टि का मुंह बंद करवा ही देती थी। इस वक्त भी दृष्टि का कुछ यही हाल था। अने बेडरूम का दरवाजा आहिस्ते से खोलता है। दृष्टि की आंखें अपने आप पूरे बेडरूम को देखने लगती हैं। दरअसल आज पहली बार दृष्टि अने के बेडरूम को देख रही थी, जो कि काफी बड़ी और खूबसूरत थी। बेडरूम का इंटीरियर ब्लू कलर के खूबसूरत शेड में था। बड़ी बड़ी ग्लास विंडो में व्हाइट पर्दे लगे हुए थे। बीच में बड़ा सा मास्टर बेडरूम था, जो सफेद बादल की तरह लग रहा था। इतने मुलायम और बड़े बिस्तर को देखकर तो दृष्टि को जैसे नींद ही आने लगी। बेडरूम में एक तरफ बड़ी सी ड्रेसिंग मिरर थी, जहां की टेबल पर अनेक के डेली यूज के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। बेड के सामने सोफा और कॉफी टेबल था। रूम से अटैच्ड एक खूबसूरत सी बालकनी थी, जहां से बाहर का खूबसूरत नज़ारा साफ साफ नजर आ रहा था। बेडरूम से ही अटैच्ड अनेक के बाकी रूम्स थे, जहां बेडरूम से होकर ही जाया जा सकता था। दृष्टि को तो अने का बेडरूम किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। उसे अपने बेडरूम को इस तरह देखता देख अने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद ये तुम्हारा ही होने वाला है। अने की बातें सुनकर दृष्टि स्माइल करते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। अने उसे टीस करते हुए बोला, तब तक के लिए थोड़ा बाथरूम रोमांस हो जाए। उद्धरण चिन्ह। वह दृष्टि को लेकर वॉशरूम के अंदर आ जाता है और अपनी गोद से उतार कर सामने खड़ा कर देता है। अने इस वक्त शर्टलेस था, क्योंकि हल्दी लगाते वक्त उसने अपने कुर्ते को रिमूव कर दिया था। दृष्टि को सामने खड़ा करते हुए अने अपनी प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। ये महसूस करके दृष्टि ने एक नज़र अने को देखा और शर्माते देख अपनी नजरें झुकाकर बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे। उद्धरण चिन्ह। अने दृष्टि के हल्दी लगे गालों को सहलाते हुए बोला, अपनी होने वाली वाइफ को देख रहा हूं, जो इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रही है। ये बोलते हुए अने अपनी बॉडी में से हल्दी लेकर दृष्टि के गालों और उसकी कमर पर भी हल्दी लगा देता है। फिर आहिस्ते से दृष्टि की फ्लोरल ज्वेलरी को एक एक करके रिमूव कर देता है। दृष्टि अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। अने आहिस्ते से दृष्टि का हाथ पकड़कर शोवर के पास ले आता है। फिर ल्यूकवार्म वाटर वाला शोवर ऑन करके दृष्टि को उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। शोवर के पानी में दोनों भीगने लगे थे। इस वक्त दोनों अपनी प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। अने तो दृष्टि के भीगे होंठों और उसकी पानी से भीगी अट्रैक्टिव फिगर को देखकर पागल ही हो रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए था। वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए दृष्टि के अट्रैक्टिव फिगर से अपना ध्यान हटाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, होने वाली वाइफी, ऐसे क्या देख रही हो, हल्दी उतारने में मेरी हेल्प करो। उद्धरण चिन्ह। पानी पड़ने ने अने की मस्कुलर बॉडी दृष्टि के सामने थी। वह चाह कर भी उससे नजरें हटा नहीं पा रही थी। अने ने ये नोटिस कर लिया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह दृष्टि की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, लाओ मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। ये बोलते हुए वह दृष्टि के मुलायम हाथ को पकड़कर अपने अट्रैक्टिव चेस्ट पर रख देता है। अने की इस हरकत से दृष्टि की हालत ही खराब हो जाती है। उसकी धड़कनें इस कदर बढ़ गई थी कि शोवर के पानी के शोर में भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अने दृष्टि की हालत समझ रहा था। उसे दृष्टि की हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। दृष्टि जैसे ही अपने हाथ को अने की चेस्ट से हटाने को हुई तो अने ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और दृष्टि की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, जान तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, आफ्टर ऑल आई एम योर्स, तुम मुझे छू सकती हो। उद्धरण चिन्ह। अने की हरकतों के साथ साथ उसकी बेशर्मी से भरी रोमांटिक बातें भी दृष्टि की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही थी। दृष्टि ने अने की शरारत भरी निगाहों से अपनी नजरें हटाई और उसकी बॉडी में से हल्दी रिमूव करने लगी। कहाँ तो अने दृष्टि को टीस करना चाहता था, पर जैसे ही दृष्टि के मुलायम हाथ उसकी बॉडी को टच करने लगे, अने को एक अजीब सी गुदगुदी महसूस होने लगी।
अब तो अने की हालत खराब होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। दृष्टि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अने के साथ क्या हो रहा है। वह अने की फिक्र करते हुए उसके करीब आई। उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए नासमझी में बोली, अने क्या हुआ आपको? आप ठीक हो? अने ने अपनी आंखें खोल जैसे ही अपना हाथ दृष्टि के बालों को सहलाने के लिए आगे बढ़ाया। उसके हाथ गलती से दृष्टि के ब्रेस्ट को टच कर गए। अने का रहा सहा कंट्रोल पानी में बह गया। वही दृष्टि भी काफी ऑकवर्ड हो गई। अने उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी वो गलती से हो गया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दृष्टि अने के करीब आते हुए अपने पंजे के बल खड़े होकर अने के होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करने लगी। अने की आधी बातें उसके गले में ही अटक गई। वह दृष्टि के इस मूव से हैरान रह गया। दृष्टि की प्यार भरी किस को महसूस करके अने ने उसकी खुली कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटकर उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया और उसके किस में पूरा साथ देने लगा। धीरे धीरे अने के किस की इंटेंसिटी वक्त के साथ बढ़ने लगी। उसके किस के एहसास से ही दृष्टि फील कर पा रही थी कि अने उसे कितना टूटकर प्यार करना चाहता है। दृष्टि के होंठों को पूरी तरह से निचोड़ने के बाद जब उसे दृष्टि की सांसें भारी होती महसूस हुई तो उसने दृष्टि को रिलीज कर दिया। अने की इस किस से दृष्टि के गाल शर्म से लाल हो गए, क्योंकि इस किस की पहल आज उसने की थी। दृष्टि लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वही दृष्टि के गुलाबी चेहरे से जैसे ही उसने नजरें हटाई, उसका ध्यान उसके भीगे हुए अट्रैक्टिव फिगर पर चली गई। भीगने की वजह से दृष्टि की साड़ी उसकी बॉडी से पूरी तरह चिपकी हुई थी, जिससे उसकी अट्रैक्टिव बॉडी शेप उभरकर सामने आ रही थी। इस वक्त वह बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। अने उसे देखकर अपना कंट्रोल खो बैठा। वह आहिस्ते से दृष्टि के पास आया और उसके नेक की तरफ झुककर अपने गर्म होठों को उसकी नेक पर फिराने लगा। उसकी इस हरकत से दृष्टि एकदम से सिहर उठी और उसके हाथ अपने आप अने की नेक पर चले गए और उसे सहलाने लगे। वक्त के साथ अने की ये सेंसुअल किस और डीप होने लगी। उसने आहिस्ते से दृष्टि की नेक को बाइट कर लिया, फिर उसके कान की तरफ बढ़कर उसके ईयरलोब को भी किस करते हुए काट लेता है। अने की इन हरकतों से दृष्टि की सांसें तेज हो गई और धड़कनें तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही थी। उसने दृष्टि से अलग होते हुए एक नज़र उसे देखा, फिर आहिस्ते से उसके पल्लू को उसकी बॉडी से हटा देता है। दृष्टि शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से अपने ब्रेस्ट को कवर कर देती है। अने दृष्टि के दोनों हाथों को उसके ब्रेस्ट से हटाकर अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लेता है। फिर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ लेते हुए दृष्टि की पूरी बॉडी को किस करने लगा। दृष्टि को डर लग रहा था कि कहीं अने आज बहक न जाए। वह जब उसके नावेल पर अपने होंठ फिरा रहा था, जब दृष्टि अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए बोली, अने। उसकी आवाज में एक अलग सी बेचैनी थी। वैसे तो अने और दृष्टि के बीच वो सब पहले ही हो चुका था, पर उस वक्त दृष्टि होश में नहीं थी। उसने ड्रग्स के नशे में वो सब कर दिया था, पर आज वह पूरे होश में थी और शादी से पहले अने के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अने उसकी बेचैनी को फील करते हुए उसके चेहरे के पास आ गया और अपनी उंगली उसके होंठों पर रखकर उसे शांत कराते हुए बोला, शशिश, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। ये बोलते हुए वह दृष्टि के माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। एक बार फिर वह दृष्टि की पूरी बॉडी को किस करने लगा। ऐसा करते हुए वह अपने अंदर के उथल पुथल को शांत कर रहा था, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब हो गया। अब तक दोनों की हल्दी उतर चुकी थी। अने दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अपने कपड़े चेंज कर लो, हम। दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लगा कि अनय ये बोलकर वहां से चला जाएगा, पर वह तो वहां वैसे का वैसा खड़ा था। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, बाहर जाए, मुझे चेंज करनी है। उद्धरण चिन्ह। अनय उसकी तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, तो कर लो जान, इसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। दृष्टि उसकी आंखों की शरारत को नोटिस कर लेती है। वह अनय की तरफ देखते हुए पप्पी फेस बनाते हुए बोली, अनय प्लीज ना आप बाहर जाए, वरना मैं दिन बार गीले कपड़ों में ऐसे ही खड़ी रहूंगी और बीमार पड़ जाऊंगी। क्या आपको तब अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। अनय ये सुनकर स्माइल करते हुए दृष्टि की खुली कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए बोला, होने वाली वाइफी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा, और तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। अनय की बेशर्मी भरी बातें सुनकर दृष्टि उसे घूर कर देखने लगी। दृष्टि की निगाहों को महसूस करके अनय उसे और टीस करते हुए बोला, बेबी तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूँ, इसलिए इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। अनय की बातें सुनकर दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, बेशर्मी तो देखो इस आदमी की।
वह अनय को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की, फिलहाल आप यहाँ से जाए। उद्धरण चिन्ह। अनय उसे टीस करना जारी रखते हुए बोला, मैं क्यों जाऊं, ये बाथरूम मेरा है और मेरे सामने खड़ी हुई लड़की भी मेरी है। दृष्टि अनय को घूरते हुए बोली, ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। ये बोलते हुए वह जैसे ही वहां से जाने को हुई, अनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे परेशान करना बंद करते हुए बोला, ठीक है तुम चेंज कर लो, मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब 112 रोमांस में खलल। अनय उसे टीस करना जारी रखते हुए बोला, मैं क्यों जाऊं, ये बाथरूम मेरा है और मेरे सामने खड़ी हुई लड़की भी मेरी है। दृष्टि अनय को घूरते हुए बोली, ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। ये बोलते हुए वह जैसे ही वहां से जाने को हुई, अनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे परेशान करना बंद करते हुए बोला, ठीक है तुम चेंज कर लो, मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। ये बोलकर अनय वॉशरूम से बाहर चला गया। दृष्टि ने अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम में रखा हुआ एक वाइट बाथरोब पहन लिया, क्योंकि वहां पर उसके अलावा और कोई कपड़े नहीं थे। वह बाथरोब पहनकर ही बाहर बेडरूम में आ गई। उसे इस वक्त काफी ठंड लग रही थी, ऊपर से उसके बाल भी गीले थे। अनय कपड़े चेंज करके बाहर आ गया तो उसने दृष्टि को ठिठुरते हुए देखा। उसने एक टोवेल लेकर उसके बालों को सुखाना शुरू कर दिया, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर कपड़े पहन लो। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर यहाँ मेरे लायक कोई कपड़े नहीं हैं, क्योंकि दृष्टि का सारा सामान, उसके कपड़े सब अभी भी उसके अपार्टमेंट में ही थे। उसने अभी तक शिफ्ट नहीं किए थे। ये सुनकर अनय ने किसी को कॉल किया और कुछ लाने का ऑर्डर दिया। फिर एक मेड को 2 कप चाय बनाने का ऑर्डर दे दिया। 5 मिनट बाद ही गर्मा गर्म चाय वहां पर हाजिर हो जाती है। अनय सर्वेंट से ट्रे ले लेता है और टेबल पर रखकर एक कप दृष्टि की तरफ बढ़ा देता है। दृष्टि अपनी चाय की कप लेते हुए अनय के हाथों की चाय की कप की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखती है। ये देखकर अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे कि ये चाय का कप न होकर बम का गोला हो। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, वो इसीलिए क्योंकि मैंने आज तक आपको चाय पीते हुए नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि सही कह रही थी। अनय कॉफी प्रेफर करता था, पर आज दृष्टि को कंपनी देने के लिए चाय की चुस्कियां लेना चूज किया। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज मैंने भी सोचा कि क्यों न मैं भी तुम्हारी चाय का टेस्ट चख लूं, कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो तुम इसकी बड़ी फैन हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि चाय की सिप लेते हुए बोली, अनय आप जैसे कॉफी पीने वाले अमीर लोग चाय के बारे में क्या जाने। दृष्टि की बातें सुनकर अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा जी, अब तुम आने वाली हो न यहाँ, तो कॉफी के साथ साथ चाय का भी टेस्ट मिलता रहेगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दृष्टि उठने को हुई तो अनय ने उसे रोकते हुए कहा, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ये बोलकर वह दरवाजे के पास जाकर डोर ओपन कर देता है। सामने एक सर्वेंट खड़ा हुआ था। अनय उसके हाथों से वो पैकेट ले लेता है, फिर दरवाजा बंद करते हुए वह पैकेट बेड पर रखते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, जाओ और जाकर कपड़े पहन लो। दृष्टि अपनी चाय खत्म करके वो पैकेट लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वन्या अपनी हल्दी छुड़वाने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वह जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुई, कोई अचानक से उसके साथ अंदर वॉशरूम में आ गया। वन्या तो लगभग चीखने ही वाली थी, पर उससे पहले ही उस शख्स ने वन्या के मुंह पर अपने हाथ रख दिए। तभी एक सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या कर रही हो वाइफी, ये मैं हूं तुम्हारा हस्बैंड। ये सुनकर वन्या को राहत की सांस मिली। फिर वही अक्षित की तरफ अपना मुंह करते हुए उसे घूरने लगी और बोली, हाँ मुझे तो सपना आएगा ना कि आप आज मेरे बाथरूम में घुसपैठ करने वाले हैं। वन्या यक्षित को सुनाने में लगी थी, पर इन सबसे बेखबर यक्षित तो अपने प्यार भरी निगाहों से वन्या के गुलाबी होठों को देख रहा था। उसे इस तरह देखकर एक बार फिर वो कंट्रोल से बाहर होने लगा। उसने अपने अंगूठे से उसके गुलाबी होठों को सहलाना शुरू कर दिया, जिससे वन्या की बोलती अपने आप ही बंद हो गई। अक्सर यक्षित की नज़दीकियां वन्या का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी हुआ करती थी। ये बात यक्षित भी जान चुका था। वह वन्या की तरफ देखते हुए ही बोला, वाइफी मुझे छोड़कर सबने तुम्हें हल्दी लगाया, मैं अपना अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। ये बोलते हुए वह वन्या के होठों की तरफ देखने लगा। यक्षित ने अपने चेहरे पर से हल्दी ली और वन्या के गालों पर लगा दिया। यक्षित वन्या को किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी दोनों को युवान की आवाज़ सुनाई पड़ी। युवान, भाई कहाँ है आप, जल्दी बाहर आइए क्योंकि मुझे आपको हल्दी लगानी है। वॉशरूम से ही उसकी बातें सुनकर यक्षित अपने माथे को रब करते हुए धीरे से बोला, बस इसी की कमी थी जो अब पूरी हो गई। उद्धरण चिन्ह।
यक्षित की बातें सुनकर वन्या को हंसी आ रही थी। उसे यक्षित की सिचुएशन देखकर बहुत मजा आ रहा था क्योंकि वो उसके साथ रोमांस करना चाहता था, पर युवान था कि अपने भाई को हल्दी लगाना चाहता था। यक्षित एक बार इन सबको इग्नोर करते हुए दोबारा वन्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वह वन्या के होंठों पर अपने होंठ रख पाता, युवान वॉशरूम में जोर से नॉक करते हुए बोला, भाई आप कहाँ हो? प्लीज बाहर आओ ना। उसकी इस हरकत पर वन्या अचानक से चौंक गई। वहीं यक्षित को युवान पर बहुत जोर से गुस्सा आया। उसने वॉशरूम से निकलते हुए युवान पर गुस्से से आग उगलते हुए कहा, युवान ये क्या हरकतें हैं, तुम आराम से भी हमें ढूंढ सकते थे। युवान की निगाहें वॉशरूम की तरफ चली गई। उसने देखा कि उसकी भाभी भी वहीं से निकल रही है जहां से अभी 5 मिनट पहले उसके भाई निकले थे। युवान आंखें फाड़े कभी यक्षित को देखता तो कभी वन्या को। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, भाई आप भाभी के साथ, मतलब आप दोनों वॉशरूम के अंदर थे? युवान के इस सिली क्वेश्चन पर यक्षित उसे खजाने वाली नजरों से घूरने लगा। युवान किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए बोला, भाई मतलब आप जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे थे, जबकि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही थी। भाई अब आपका प्यार अपने इस प्यारे से क्यूट भाई पर कम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, हो गया तुम्हारा ड्रामा या और कुछ भी अभी बाकी है? तुम्हें मुझे हल्दी लगानी थी ना, चलो अब चुपचाप हल्दी लगाओ और जाओ यहाँ से। ये सुनकर उसने यक्षित के गालों में हल्दी लगा दी। वहीं यक्षित ने भी अपने भाई के गालों को पोत दिया। युवान ने झट से वन्या के गालों पर भी हल्दी लगा दी और वहां से जाते हुए यक्षित से बोला, भाई अब आप दोनों फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह तुरंत वहां से भाग जाता है, क्योंकि अगर वह अपने भाई के हाथों लग गया तो उसकी हालत वैसे भी खराब हो जानी थी। इसलिए उसने मौका देखकर वहां से खिसकना ही ठीक समझा। जब 113 विवेक का जीविका को परेशान करना। युवान ने झट से वन्या के गालों पर भी हल्दी लगा दी और वहां से जाते हुए यक्षित से बोला, भाई अब आप दोनों फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बोलते हुए वह तुरंत वहां से भाग जाता है, क्योंकि अगर वह अपने भाई के हाथों लग गया तो उसकी हालत वैसे भी खराब हो जानी थी। इसलिए उसने मौका देखकर वहां से खिसकना ही ठीक समझा। अब आगे। युवान के जाने के बाद वन्या भी दबे पांव यक्षित से बचने के लिए वहां से निकलने की कोशिश में थी, पर उसकी किस्मत आज इतनी भी अच्छी नहीं थी कि यक्षित से बचकर निकल पाए। जैसे ही उसने अपने कदम दरवाजे के बाहर रखने की कोशिश की, उसके कदम हवा में ही ठहर गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये यक्षित था, जो उसके हाथों को पकड़े हुए था। वन्या यक्षित की तरफ जबरदस्ती की स्माइल करने लगी। यक्षित अपनी वाइफी को देखते हुए उसे एक झटके में खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, वाइफी मुझसे बचकर जाने की कोशिश हो रही थी, हम। यक्षित की बातें सुनकर वन्या कभी हाँ में सिर हिलाती तो कभी ना में। यक्षित वन्या को अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए उसके होंठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। उसने एक झटके में वन्या को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया, फिर उसे आहिस्ते से शोवर के नीचे खड़ा कर दिया। वन्या वहां से पीछे हटते हुए बोली, यक्षित मुझे इस वक्त भीगना नहीं है, मुझे ठंड लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने अपने एक हाथ से वन्या की कमर को कसकर पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और अपनी प्यार भरी निगाहों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, पर मुझे तो तुम्हारे साथ शोवर लेना है। वन्या को इस वक्त नहाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इसलिए वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित प्लीज मैं नहीं नहाना चाहती। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे अपने करीब किए हुए ही बोला, पर क्यों वाइफी? वन्या कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि हमारा वेद अपनी मम्मा का वेट कर रहा होगा ना। वन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुंह में जो भी सिली बहाना आया उसने बना दिया। वन्या के बहाने सुनकर यक्षित मन ही मन हंसने लगा। वह वन्या के बिखरे हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, हमारा बेबी तुमसे ज्यादा समझदार है। वह समझता है कि इस वक्त उसके डैडी को उसकी मम्मा से रोमांस करना है, इसलिए वह अपने दादू के पास है। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को देखती ही रह जाती है। वह समझ गई थी कि यक्षित उसे छोड़ने वाला नहीं है। यक्षित ने ल्यूक वार्म वाटर वाला शोवर ऑन कर दिया। पानी सिर पर पड़ने से वन्या एकदम से कांप उठी। यक्षित को इस बात का पहले ही अंदाजा हो चुका था, इसलिए उसने पहले ही वन्या की कमर को कसकर थाम लिया। दोनों शोवर के नीचे भीगने लगे और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वन्या यक्षित के हैंडसम फेस में जैसे कहीं खोसी गई थी। वहीं यक्षित की निगाहें तो वन्या के भीगे हुए अट्रैक्टिव होंठों पर थी। उसे इस तरह देखकर यक्षित अपना कंट्रोल खोने लगा।
उसने वन्या की नेक को पीछे से थामते हुए वन्या के चेहरे को अपने बेहद पास लाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। वन्या ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बंद आंखों से ही यक्षित के किस को फील करने लगी। वन्या ने भी धीरे धीरे यक्षित को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, जिससे यक्षित डीपली और पैशनेटली उसे किस करने लगा। यक्षित आज वन्या को खा जाने के मूड में था। ये उसकी डीप और पैशनेट किस से ही पता चल रहा था। यक्षित की इस तरह से किस करने से वन्या की सांसें भारी होने लगी थी। तभी उनके वॉशरूम के डोर पर कोई नॉक करने लगा, जिससे यक्षित को न चाहते हुए भी वन्या से अलग होना पड़ा। यक्षित के रिलीज करते ही वन्या ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी सांसें फूल चुकी थी। वह लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी, जबकि यक्षित को उस नोक करने वाले पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। एक बार फिर उनका वॉशरूम का डोर नॉक होने लगा। यक्षित ने गुस्से में डोर खोला तो सामने छोटा वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित को देख रहा था। अपने बेबी का मासूम सा चेहरा देखकर यक्षित का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसके भी पूरे चेहरे पर हल्दी लगे हुए थे, जिससे वह काफी क्यूट नजर आ रहा था। वह अपने मम्मा और डैडी को बाथरूम के अंदर देखकर दोनों की तरफ देखते हुए मासूमियत में बोला, मम्मा डैडी आप दोनों क्या तल रहे थे? उद्धरण चिन्ह। अपने बेबी के इस मासूमियत से भरे सवाल पर वन्या इधर उधर देखने लगी। यक्षित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, बेबी आप यहाँ। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, डैडी मुझे मम्मा को देखने का मन हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वन्या ने अपने बेटे की मासूम सी बात पर उसे अपने गोद में लेकर उसके दोनों गालों पर किस कर देती है। यक्षित शोभा उन करके अपने बेबी को भी नहला देता है। थोड़ी देर बाद यक्षित बाहर जाकर अपने कपड़े चेंज करके वापस आता है। वह वेद के कपड़े रिमूव कर उसे एक वाइट टॉवेल में लपेटकर बाहर की तरफ ले जाते हुए वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े बेड पर रखे हुए हैं, तुम भी चेंज कर लो। हम। वन्या ने हाँ में सिर हिलाया और यक्षित की मंगवाई साड़ी लेकर वॉशरूम की तरफ चेंज करने के लिए चली गई। जीविका भी अपने दुपट्टे को साइड में रखकर वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास खड़े होकर जैसे ही अपने फेस को वॉश करने के लिए हुई, कोई पीछे से आकर जीविका को अपनी बाहों में भर लेता है। जीविका की तो डर के मारे चीख ही निकलने वाली थी, पर पीछे वाले की शक्ल देखकर वह रुक गई और उसे गुस्से से घूरने लगी। ये देखकर विवेक स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। जीविका उसे घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे और जाइए यहाँ से। क्या आपको मैनर्स नहीं पता कि किसी के भी बाथरूम में ऐसे नहीं घुसते? जीविका के इस तरह से कहने पर विवेक उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, हाँ सही कहा तुमने, किसी के भी बाथरूम में ऐसे नहीं घुसते, पर तुम तो मेरी ही हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह जीविका को पीछे से ही जकड़ लेता है। जीविका उससे छूटने के लिए कसमसाने लगती है, पर विवेक की पकड़ मजबूत होने की वजह से वह अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती। वह चिढ़ते हुए बोली, विवेक छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। विवेक उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला, छोड़ दूंगा जान, पर पहले तुम्हें ठीक से देख तो लूं। ये बोलते हुए वह जीविका के कान के नीचे किस कर लेता है। उसकी इस हरकत से जीविका सिहर उठती है और बिल्कुल शांत भी हो जाती है। जब विवेक जीविका को कोई हरकत करते नहीं देखता तो उसके फेस पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। वह जीविका के दोनों कंधों को पकड़कर अपने सामने कर लेता है। इस वक्त जीविका बिना दुपट्टे के थी। वह इस लुक में बहुत हॉट लग रही थी। जीविका ने जब विवेक की इंटेंस निगाहें अपने ऊपर फील की तो वह उससे झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, विवेक मैं अभी भी आपसे नाराज। उसने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की थी और विवेक ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कराते हुए बोला, शश। उद्धरण चिन्ह। वह एकटक जीविका को देखने लगा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आकर उसकी नेक को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, जीविका अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। विवेक के किस के मीठे एहसास में जीविका की आंखें बंद हो जाती हैं। विवेक बारीक बारी से उसकी बंद आंखों को भी चूम लेता है। फिर जैसे ही वह उसके होंठों की तरफ बढ़ने को हुआ तभी वहां पर दो बिन बुलाए मेहमान टपक पड़ते हैं। जी हाँ, ये युवान और शौर्य ही थे, जो एक दूसरे से बहस करते हुए लड़ते झगड़ते हुए वहां आ रहे थे। उनकी कदमों की आहट पाकर जीविका विवेक से दूर हो गई और अपना दुपट्टा लेकर बाहर आ गई। विवेक भी अपने चेहरे पर गुस्सा लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया। सामने युवान और शौर्य को देखकर वह उन्हें गुस्से से घूरने लगा। शौर्य दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा हुआ आप और भाई हमें यहीं मिल गए। हम दोनों आपको कब से हल्दी लगाने के लिए ढूंढ रहे थे। विवेक उनकी वजह से जीविका के साथ ठीक से रोमांस नहीं कर पाया था, इसलिए वह उन दोनों से नाराज और चिढ़ा हुआ लग रहा था।
वह शौर्य की तरफ घूरते हुए बोला, तुम दोनों को हल्दी लगाने का यही टाइम मिला था क्या? उद्धरण चिन्ह। विवेक की बातों से ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वह शौर्य और युवान की इस हरकत से कितना चिढ़ा हुआ है। उसकी रिएक्शन देखकर जीविका मुंह दबाकर हंसने लगी, पर जैसे ही विवेक की निगाहें उस पर पड़ी, वह जबरदस्ती का अपना गला साफ करते हुए इधर उधर देखने लगी। युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, विवेक भाई आपने बताया ही नहीं कि हम किस टाइम पर आप दोनों को हल्दी लगाने के लिए आए। एक काम कीजिए, आप हमें टाइम बता दीजिए, हम उस टाइम पर आ जाएंगे। ये बोलते हुए वह जैसे ही बाहर की तरफ अपना कदम रखने को हुआ, विवेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम दोनों रहने दो। एक काम करो, अब आ ही गए हो तो अपना काम करते जाओ। उद्धरण चिन्ह। युवान और शौर्य ने सबसे पहले जीविका के गालों में हल्दी लगाया। विवेक को ये देखकर जेलेसी तो हो रही थी, पर वह कर भी क्या सकता था, दोनों उसके भाई ही थे। फिर युवान ने विवेक के गालों पर हल्दी लगाया। शौर्य तो पूरी तैयारी के साथ आया था, वह अपने भाई के पूरे चेहरे को पोतकर अपने भाई से बदला लेना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। शौर्य का आइडिया उसके दिमाग में ही रह गया और विवेक ने पहले ही उसे आंखें दिखाते हुए वार्न कर दिया, शैतानी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अपने भाई की बातें सुनकर शौर्य खिसियाकर हंस देता है और विवेक के चेहरे पर हल्दी लगा देता है। हालांकि उसने अपने भाई के चेहरे को पूरी तरह से पोतने के प्लान में तो कामयाब नहीं हो पाया, पर उसके गालों को पीले करके ही उसे मजा आ गया। युवान शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, बढ़िया बने भाई, और दृष्टि भाभी को हल्दी लगाने की बारी है। शौर्य सवालिया नजरों से युवान की तरफ देखते हुए बोला, पर हमने तो उसी टाइम दोनों को हल्दी लगा ली थी ना। युवान अपना दिमाग लगाते हुए बोला, मैंने सोचा कि जब भाई और भाभी को, विवेक भाई और होने वाली भाभी को हल्दी लगाया है तो क्यों ना उन दोनों को भी लगा दिया जाए। शौर्य अपने चेहरे पर चमक लिए हुए बोला, गुड आइडिया बडी। विवेक दोनों की हरकतों को ध्यान से नोटिस कर रहा था। वह अपने मन में बोला, मेरे रोमांस की वॉट लगाकर ये दोनों गधिया बने की बैंड बजाने जा रहे हैं। इन्हें रोकना होगा, वरना अने आज इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने वाला है। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बस हो गया, अने और दृष्टि भाभी को हल्दी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उन दोनों को पहले ही काफी हल्दी लग चुकी है। शौर्य विवेक की तरफ देखते हुए बोला, पर भाई अगर हम इतने मन से उन्हें हल्दी लगाना चाहते हैं तो आप रोक क्यों रहे हैं? ज्यादा हल्दी लगाने से थोड़ी ना उनके फेस पर पिंपल हो जाएगा। ये बोलकर वह विवेक की तरफ देखते हुए अपनी बत्तीसी दिखा दे। जब 114 फैमिली टाइम एंड मस्ती। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बस हो गया, अने और दृष्टि भाभी को हल्दी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उन दोनों को पहले ही काफी हल्दी लग चुकी है। शौर्य विवेक की तरफ देखते हुए बोला, पर भाई अगर हम इतने मन से उन्हें हल्दी लगाना चाहते हैं तो आप रोक क्यों रहे हैं? ज्यादा हल्दी लगाने से थोड़ी ना उनके फेस पर पिंपल हो जाएगा। ये बोलकर वह विवेक की तरफ देखते हुए अपनी बत्तीसी दिखा देता है। अब आगे विवेक उसे जानलेवा नजरों से घूरते हुए बोला, अगर तुम्हें अपने अन्य भाई की चप्पल खानी है तो शौक से जाओ। शौर्य सवालिया नजरों से विवेक की तरफ देखता है तो युवान को विवेक की बात पर पॉइंट नजर आता है, क्योंकि उसे पता था कि अनय दृष्टि को लेकर कितना पॉजिटिव है। अगर दोनों ने अपनी चाइल्डिश हरकतों से उनके मोमेंट्स को खराब किया तो अनय भाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। युवान समझदारी दिखाते हुए बोला, बड़ी मुझे चप्पल नहीं खानी, अगर तुम्हें खाना है तो तुम जा सकते हो। शौर्य युवान की तरफ देखते हुए बोला, नहीं बड़ी, मैं अकेले ही क्यों खाऊं? अगर तुम नहीं खाने वाले तो मैं भी नहीं खाऊंगा, समझे? उद्धरण चिन्ह। विवेक दोनों को देखकर अपना माथा रगड़ते हुए बोला, पता नहीं किन दो बेवकूफों के बीच फंस गया मैं। अच्छा खासा जीविका के साथ रोमांस कर रहा था, इन गधों ने सब गुड़ गोबर कर दिया। खाने की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई लजीज डिश टेस्ट करनी हो, गधे कहीं के। उद्धरण चिन्ह। युवान और शौर्य जो आपस में ही एक अलग ही डिस्कशंस में लगे थे, उन्हें तो विवेक की बातें समझ नहीं आई, क्योंकि विवेक ने ये बहुत धीरे से कहा था। पर जीविका तो उसके पास में ही खड़ी थी, उसे सब सुनाई भी दे गया और समझ भी आ गया। वह मुंह दबाकर विवेक की सिचुएशन पर हंसने लगी। विवेक ने अपनी आंखें छोटी करके जीविका को देखा। वह उसके थोड़ा और करीब हुआ और उसकी कमर पर पींच करते हुए बोला, मैं देख रहा हूं तुम्हें, आजकल कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही। ये बोलते हुए वह जीविका की तरफ घूरने लगा। जीविका ने भी इस बार बहादुरी दिखाते हुए विवेक की तरफ आंखें दिखाने लगी और धीरे से फुसफुसा कर बोली, मेरा मुंह है, मैं हंसूं या रोऊं इससे आपको क्या? उद्धरण चिन्ह। विवेक तो जीविका को देखता ही रह गया, जो उसके भाई के एक दिन की संगत में ही उसे आंखें दिखाने लगी थी।
वह सोचने लगा कि जब दोनों की शादी हो जाएगी तो क्या होगा। वह खुद से बोला, नहीं, इस शौर्य के बच्चे को जीविका से दूर रखना होगा, ताकि अपनी भाभी को कोई उलूल जुलूल हरकतें ना सिखा दे। इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह जीविका की तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखते हुए बोला, अच्छा जी, लगता है अब तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लग रहा। हम जीविका भी खुद को स्ट्रोंग दिखाते हुए हिम्मत करके बोली, आप कोई शेर थोड़ी हैं जो मुझे खा जाएंगे, जो मैं हमेशा डरूं। उद्धरण चिन्ह। विवेक उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए बोला, ओ तो ये बात है, मैं तुम्हें शेर की तरह खा नहीं सकता, इसलिए अब तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लग रहा। हम जीविका ने मासूमियत में हाँ में पलकें झपका दी, क्योंकि उसे विवेक की बातों के पीछे की शरारत समझ में नहीं आई। जीविका अभी भी अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से विवेक को देखने में लगी थी। उसे ऐसा करते देख विवेक को उस पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वह अभी के अभी जीविका के होठों को चूम ले और उसे प्यार करे। वह जीविका की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, जीविका, अगर तुम ऐसे ही क्यूट हरकतें करती रही तो मैं कैसे तुमसे दूर रह पाऊंगा। तुम इतनी मासूम और प्यारी क्यों हो मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। शौर्य और युवान जो कि एक अलग ही डिस्कशंस पर लगे हुए थे। जैसे ही उनकी निगाहें विवेक और जीविका पर गई, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि विवेक जीविका को इस तरह देख रहा था जैसे कि अभी के अभी किस कर लेगा। शौर्य तो अपने भाई का ऐसा रूप देखकर सदमे में ही चला गया था। उसे कभी नहीं लगा था कि विवेक किसी लड़की के प्यार में इस कदर पड़ जाएगा। युवान ने अपना गला साफ करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, भाई, अगर आप दोनों को रोमांस करनी है तो रूम में जाकर करो। ऐसे हम दोनों छोटे छोटे प्यारे बच्चों के सामने ये सब करोगी तो हम क्या सीखेंगे आपसे। ये बोलते हुए वह अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। विवेक युवान को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, अच्छा जरा ये तो देख लो कि यहाँ पर मुंह उठाकर आया कौन है। हम दोनों तो ऑलरेडी कमरे में ही हैं। शौर्य और युवान ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों को रियलाइज हुआ कि घुसपैठ उन्होंने ही किया है। दोनों विवेक की तरफ देखकर खिसियाकर हंसने लगे। इससे पहले कि विवेक उन्हें अपनी आंखों से ही घूर घूर कर मार डालते, उन्होंने वहां से भागना ही ठीक समझा। दोनों वहां से जाने लगे तो जीविका भी दबे पांव वहां से निकलने लगी। पर इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर जा पाती, विवेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। युवान और शौर्य तो वहां से निकल चुके थे और जीविका एक बार फिर वहीं फंस चुकी थी। विवेक उसे अपने सामने करते हुए बोला, भागने की कोशिश हो रही थी। हम विवेक का इंटेंस चेहरा देखकर जीविका ने उसके सामने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, विवेक प्लीज जाने दीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। विवेक जीविका को उसकी कमर से थाम कर उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लतों को कान के पीछे करते हुए बोला, पर तुम्हें जाना कहाँ है? थोड़ी देर तक मेरे पास रहो, फिर चली जाना। विवेक ने ये बिल्कुल शांत आवाज में कहा, जिसे सुनकर जीविका खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, आपके पास रहकर मरना नहीं है मुझे। उद्धरण चिन्ह। विवेक उसकी तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? जीविका ने झट से ना में सिर हिला दिया। ऐसा करते हुए वह किसी छोटी सी प्यारी बच्ची लग रही थी। विवेक को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने जीविका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम इतनी मासूम और प्यारी क्यों हो? ये बोलते हुए विवेक की आंखों में जीविका के लिए प्यार साफ साफ झलक रहा था। जीविका विवेक के सीने से सिर निकालकर विवेक के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, विवेक प्लीज। ये बोलते हुए वह पाव बना लेती है। विवेक उसके होठों को आहिस्ते से चूम कर उसे रिलीज कर देता है, जिससे जीविका फुदकते हुए वहां से जाने लगी। ऐसा करते हुए वह वेद की बड़ी बहन लग रही थी। विवेक उसे स्माइल करते जाते देख खुद से ही बोला, यक्षित और वन्या भाभी को तीन बच्चों को संभालना पड़ता होगा। ये बोलकर वह वहां से निकल गया। अने के रूम में दृष्टि चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई। उसने अने का दिया एक डार्क पिंक कलर का खूबसूरत सा अनारकली सूट पहना हुआ था और गले में एक दुपट्टा लिया हुआ था। इस लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे गीले बाल खुले हुए थे। अना उसकी तरफ एक बार फिर देखता रह गया, क्योंकि अना उसे हमेशा ऑफिस वेयर में ही देखता था, इसलिए दृष्टि को इस तरह देखकर आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अना उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लो। अना ने ये कहा ही था कि तभी विन्या और जीविका वहां पहुंच गईं। जीविका दृष्टि का एक हाथ पकड़े हुए बोली, दिया बाप अने जीजू के रूम में आना जाना नहीं कर सकती। अने और दृष्टि दोनों सवालिया नजरों से जीविका की तरफ देखने लगे। उन्हें जीविका की तरफ इस तरह देखता देख वन्या हंसते हुए बोली, अरे तुम दोनों जीविका को ऐसे क्या देख रहे हो? बस शादी तक वो एक दूसरे से मिलने से मना कर रही है, जिंदगी भर न मिलने के लिए नहीं।
तभी वहां शगुन जी आ जाती हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 50 से पार है। वो अभी भी काफी यंग और ब्यूटीफुल लगती थी। शगुन जी अने की तरफ देखते हुए बोली, वन्या और जीविका सही कह रही हैं। अने और दृष्टि बेटा, अब तुम दोनों शादी के बाद ही एक दूसरे से मिल सकते हो। ये बोलते हुए वो दृष्टि को अपने साथ लेकर जाने लगे। अने तो उन्हें जाते हुए देखता रह गया। वो उन्हें पीछे से आवाज देते हुए बोला, अरे आंटी सुनिए तो, एक बार मुझे उसे ठीक से देख तो लेने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अने की ऐसी बेताबी देखकर दृष्टि के फेस पर ब्लश वाली स्माइल आ गई। वहीं जीविका और वन्या भी अने की हालत देखकर हंसने लगे। शगुन जी अने को आंखें दिखाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं बेटा, कुछ ही दिनों में तो दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली है और तुमसे जरा सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम उद्धरण चिन्ह। अने अब क्या ही बोलता, अब तो उसे दृष्टि से एक पल भी दूर नहीं रहा जा रहा था। जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही थी, वह दृष्टि से और दूर नहीं रह पा रहा था। दृष्टि का भी यही हाल था। भले ही वह अपने चेहरे से ये जाहिर होने नहीं दे रही थी, पर अंदर ही अंदर वह भी अने की होने के लिए बेकरार थी। दृष्टि के जाने के बाद अने अपने बेड पर आया और एक तरफ लेट गया। फिर अपने सर पर कोहनी का सपोर्ट लेते हुए अपने दूसरे साइड को अपने हाथों से सहलाने लगा। वह उसे सहलाते हुए बोला, बस कुछ दिन और फिर मेरी हर सुबह की शुरुआत तुम्हारे चेहरे को देखकर होगी मिसेस रजावत। फिर वह सीलिंग की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थकान की वजह से वह जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। जीविका, वन्या, दृष्टि और शगुन जी चारों नीचे की तरफ लिविंग एरिया में आ गए, जहां चैतन्य दादाजी, अनिल जी, कार्तिक जी और गौतम जी पहले से ही बैठे थे। जीविका और बाकी चारों भी वहीं बैठ गए। गौतम जी सबकी तरफ देखते हुए बोले, आज आप सब यही रजावत मेंशन में ही रहने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी गौतम जी की तरफ देखकर बोले, पर गौतम। उन्होंने इतना ही कहा था कि गौतम जी बीच में ही उनकी बात काटते हुए बोले, पर वह कुछ नहीं, आज आप सबको यहाँ रहने पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। गौतम जी के इस तरह कहने पर चैतन्य दादाजी हंसते हुए बोले, अरे हाँ भाई, इसमें इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, हम सब आज यही रहने वाले हैं, अब खुश। दादाजी की बातें सुनकर गौतम जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, साथ ही सबके चेहरे पर भी एक मुस्कान खिल गई। तभी विवेक और यक्षित साथ में वहां से आते हुए नजर आए। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले कि यक्षित जवाब देता, गौतम जी पहले ही बोल पड़े, यक्षित बेटा, आज तुम सबको अपने मेंशन जाने की परमिशन नहीं है, आज तुम सब यही रजावत मेंशन में रहोगे। ये बोलते हुए गौतम जी के फेस पर एक अलग ही चमक थी। वे अपने बेस्ट फ्रेंड्स अनिल जी और कार्तिक जी दोनों की फैमिली को अपनी फैमिली मानते थे। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है अंकल, आज हम सब यही रहेंगे। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, ऑफिस में कुछ जरूर काम आ गया है, इसलिए जाना पड़ रहा है। ये सुनकर वन्या का तो जैसे मुंह ही लटक गया। उसे फील हो रहा था कि आज रजावत मेंशन में होने पर वह यक्षित के साथ पूरा दिन स्पेंड कर पाएगी। वन्या का लटका हुआ चेहरा देखकर यक्षित वन्या को अपने आंखों के इशारे से बाहर चलने को बोला। वन्या उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। यक्षित उसके लटके हुए चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला, वाइफी तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या मुंह लटकाते हुए बोली, यक्षित मुझे लगा था कि कम से कम आज का पूरा दिन तो मैं आपके साथ बिताऊंगी, पर आप तो जा रहे हैं। ये बोलते हुए वन्या की मायूसी साफ साफ नजर आ रही थी। वह यक्षित के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। यक्षित भी ये बात जानता था कि अपने ऑफिस और बिजनेस के चक्कर में वह वन्या को उतना टाइम नहीं दे पाता जितना वो डिजर्व करती थी। यक्षित उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, वाइफी मैं जल्दी आ जाऊंगा। हम अगर काम जरूरी नहीं होता तो मैं जाता ही नहीं, पर काम इम्पोर्टेंट है इसलिए जाना पड़ रहा है। वन्या ने मुंह लटकाए हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। यक्षित उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोला, ये क्या वाइफी, चलो अपना फेस ठीक करो, ऐसे मुंह लटकाए हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। उद्धरण चिन्ह। यक्षित के कहने पर वन्या हल्का सा मुस्कुराए। यक्षित उसके गालों को चूमते हुए बोला, मैं जल्दी आ जाऊंगा, हम तब तक अपना और हमारे छोटे शैतान का ध्यान रखना। ये बोलते हुए वह अपनी कार की तरफ चला गया। विवेक भी अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम मैं भी ऑफिस से होकर आ रहा हूँ। फिर वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज शाम को दृष्टि की मेहंदी थी, इसलिए सभी रेस्ट करने के लिए चली गई ताकि शाम के फंक्शन को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएं। फैमिली टाइम।
विवेक भी अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम मैं भी ऑफिस से होकर आ रहा हूँ। फिर वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज शाम को दृष्टि की मेहंदी थी, इसलिए सभी रेस्ट करने के लिए चली गई ताकि शाम के फंक्शन को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएं। अब आगे वन्या भी रजावत मेंशन के अपने और यक्षित के कमरे की तरफ जाने लगी। वह बेड पर आ गई और जैसे ही लेटने को हुई तभी वेद मम्मा मम्मा करता हुआ उसके पास आ गया। वन्या को हैरानी हो रही थी कि वेद को कैसे पता चला कि ये कमरा उसके मम्मा डैडी को मिला है। वेद वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा डैडी कहाँ हैं? वेदांश को डैडी के साथ खेलना था। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह अपने छोटे छोटे हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने मम्मा डैडी के बेड पर चढ़ने लगा। वन्या ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, बेबी आपके डैडी को ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए वो ऑफिस गए हैं। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा डैडी कब आएंगे? ये बोलते हुए छोटे से वेद के चेहरे पर भी एक मायूसी छा जाती है। वन्या अपने बेबी के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, जा जाएंगे बेटा, पर आप बहुत खेल चुके हैं, अब आप सिर्फ रेस्ट करोगे। ये बोलते हुए वह वेद के माथे को चूम लेती है। वह उसकी तरफ देखते हुए ही बोली, पर बेबी आपको कैसे पता चला कि ये मम्मा और डैडी का रूम है? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा मुझे जीविका माछी ने बताया। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है, फिर वेद को अपने सीने में छिपाकर उसके सिर पर प्यार से सहलाने लगी। वेद ने आज अपने दोनों चाचुओं के साथ मिलकर बहुत मस्ती की थी, इसलिए वह काफी थक भी गया था। मम्मा के पास सोने से वेद को एक सुकून की नींद आ जाती है। वह जल्दी ही अपनी पलकें बंद कर लेता है। वन्या उसके पीठ को सहलाते हुए उसके गालों को चूम लेती है। थोड़ी ही देर में वह भी नींद के आगोश में चली गई। सिन्हानिया अंपायर्स मीटिंग रूम। यक्षित अपनी एक स्पेशल टीम के साथ मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। वहां का माहौल पूरी तरह से सर्द हो चुका था। यक्षित के चेहरे पर भी कठोर एक्सप्रेशन थे। उसकी स्पेशल टीम में से एक मेंबर बोला, बॉस 2 दिन पहले उस इंसान की लोकेशन मुंबई शो हो रही थी, पर इस वक्त तो यह 4-5 अलग अलग जगहों में शो हो रही है और गौर करने वाली बात यह है कि ये चारों पांचों की लोकेशन ही एक दूसरे से बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यक्षित का चेहरा भावहीन बरकरार रहा। वह बस अपनी टीम की बातों को ध्यान से सुन रहा था। यक्षित अपनी टीम की तरफ देखते हुए बोला, बट हाउ इज इट पॉसिबल? वो इंसान मुंबई से चला भी गया और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं चला। उद्धरण चिन्ह। उसकी स्पेशल टीम में से एक आदमी बोला, बॉस हमने उसकी लोकेशन पर बहुत ही खड़ी नजर रखी हुई थी, पर फिर भी वो ऐसे गायब हो गया जैसे मुंबई कभी आया ही न हो। उद्धरण चिन्ह। सभी एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। समर्थ और तेजस भी इस वक्त यक्षित के अगल बगल में बैठे हुए थे। तेजस कुछ सोचते हुए बोला, बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा टाइम वेस्ट कर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो? जिस इंसान की लोकेशन मुंबई में शो हो रही थी वो शख्स हो ही ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित को तेजस की बातों में पॉइंट नजर आता है। ये जरूरी तो नहीं कि ये वही शख्स हो जिसे यक्षित पिछले कई सालों से ढूंढ रहा हो। यक्षित कुछ सोचते हुए अपनी स्पेशल टीम को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोला, इस केस से जुड़ी हर एक कड़ी पर अपनी पैनी नजर रखो। जिस किसी पर भी शक की सुई जाए इन्फॉर्म मी। सबने यस बॉस कहा। फिर यक्षित अपने कैबिन में आ गया। थोड़ी ही देर में उसकी फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी। आज की मीटिंग शेड्यूल देखने के बाद यक्षित एक पेंडिंग पड़ी फाइल को लेकर उसे रीड करने लगा। फाइल खत्म करने के बाद वह फिर से मीटिंग एरिया की तरफ जाने लगा, जहां आज उसकी मीटिंग होने वाली है। रजावत मेंशन। शाम के 6 बजे वन्या की नींद जीविका और अपने छोटे बेबी के उठाने से हुई, वरना वह तो सीधे सुबह ही उठने वाली थी। वेद अपनी जीविका मासी के आने के बाद ही उठ गया था। वह अपने मासूम आंखों से जीविका को देख रहा था। जीविका उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेबी आपकी मम्मा तो गहरी नींद में हैं, हमें उन्हें जगाना होगा। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से जीविका की तरफ देखकर एक नज़र अपनी मम्मा को देखता है, फिर अपने छोटे छोटे हाथों को आगे कर वन्या के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे हिलाते हुए बोला, मम्मा उठ जाओ। अपने बेबी की आवाज़ सुनकर वन्या उठ जाती है। जीविका अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, दी फ्रेश होकर आप मेहंदी के लिए नीचे आ जाओ। थोड़ी ही देर में सारे लोग नीचे हॉल में मौजूद होने लगे। दृष्टि के साथ साथ बाकी लेडीज भी मेहंदी लगवाने लगी। वेद तो कब से अपने डैडी के इंतजार में था, जो अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। वन्या भी कब से यक्षित का वेट कर रही थी।
सारी लेडीज दृष्टि के साथ एक तरफ होकर मेहंदी लगवा रही थीं। वहीं घर के सारे आदमी एक तरफ बैठकर अपनी ही बातें करने में बिजी थे। छोटा वेद बीच बीच में आकर वहां का चक्कर काटते हुए इधर उधर फुदकने लगा। जब उसकी मम्मा के हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, तब वह बड़े ध्यान से उसे मेहंदी लगवाते हुए देख रहा था। उसे सम